वेलकम टू रक्षा एकेडमी दोस्तों। सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर आयोग ने रिजल्ट नहीं दिया है, हम कब तक ऐसे पढ़ते रहेंगे और कब तक हम इतना वेट करेंगे। सर हमें लगता है कि एमपीपीएससी जो है वो एक सपना बन के ही रह जाएगा और अब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए खासकर मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने के लिए जा रहा हूँ जिस व्यक्ति ने एमपीपीएससी में ही 3 बार इंटरव्यू तक जाने में सफलता प्राप्त करी। आज इंतजार कर रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के, क्योंकि रिजल्ट आपके नहीं आए हुए हैं। प्लस शायद कुल मिला के मेन्स आपके 4 या 5 हो जाएंगे। 2 गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन लेने के बाद छोड़ दी, तीसरे का डॉक्यूमेंटेशन अभी होने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति जो लगातार सिविल सर्विसेज में सफल हो रहा है, उसके बाद भी वो व्यक्ति आज लगातार तैयारी कर रहा है। भाई आपकी मोटिवेशन के पीछे कारण क्या है? और ये जो बच्चा रोज मुझसे पूछता है कि सर डिमोटिवेट बहुत हो रहे हैं, क्या किया जाए, आप जरा इनको समझाएं। वहां देखते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें, कौन कौन सी परीक्षा आपने पास की है, क्या नाम है, पूरी आप जानकारी दें पूरी। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक वाइकर है। 5 मेंस में एमपीपीएससी के दे चुका हूं, उसमें से 3 इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूं। 2 गवर्नमेंट जॉब में मैं अंतिम स्तर तक सिलेक्ट हो चुका हूं। तीसरी का डॉक्यूमेंटेशन है अभी, और हाल ही में रेलवे का CBT-2 भी मेरा एग्ज़ाम दिया हुआ, उसका रिज़ल्ट वेटिंग में है। सर जैसा कि आपका पहला जो क्वेश्चन था कि क्या वो मोटिवेशन है, तो मैं इसको 2 तरीके से बताना चाहूँगा कि एक इसमें मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होती है उम्मीद और एक भरोसा। बिल्कुल। उम्मीद तब आती है जब आपको कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आपके अंदर से एक आवाज़ आती कि हाँ मैं इस लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ। और भरोसा तब आएगा जब उस भरोसे के लिए, उस लक्ष्य के लिए आपने मेहनत की हो, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की हो, समग्र तैयारी की हो। तो भरोसे को मैं और आगे ले जाके एक सोचा समझा भरोसा कहना चाहूँगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि एमपीपीएससी का शेड्यूल पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है। उसके बीच ही मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी आई जब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं सर मेरे अंदर एक भरोसा था कि मेरी तैयारी अच्छी है और मैं आज नहीं तो कल अंतिम रूप से एमपीपीएससी में सिलेक्ट जरूर हो जाऊंगा। इसी भरोसे के बेस पे मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि ये कदम उठाना कतई आसान नहीं था। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, लगभग मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने एक ही बात कही, अब गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, इसे ज्वाइन कर ले, ये तैयारी तो होती ही रहेगी। पर चूंकि मुझे अपनी तैयारी पे इतना भरोसा है कि नहीं आज नहीं तो कल मुझे इसमें सिलेक्शन होगा, तो मैंने कहा कि नहीं मैं अभी इसमें लगे रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप सिलेक्शन लेने के बाद, मतलब ये जो इंटरव्यू आप आज देख रहे हो ना, इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा और यहाँ पर एमपीपीएससी में सिलेक्शन नाम होगा। ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं अभिषेक को मतलब अगर देखा जाए आमने सामने हम लोग दूसरे को पिछले 4-5 महीने से जानते हैं, जब से एमपीपीएससी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन तैयार हुई और कुछ हम लोगों के बीच ऐसे सामंजस्य स्थापित हुए, या ये कहें कि शायद विचार मिल गए हमारे, तो लगातार हम लोग दूसरे साथ में बैठ के इंटरव्यू को लेकर डिस्कशन किया करते थे। और उसी के साथ में आज अभिषेक हमारे यहाँ 3R बैच जो हमारा है उसमें आप फैकल्टी भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और साथ में जो एक एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर 3 साल हो गए हैं, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है और हम ना एग्जाम की तैयारी अब छोड़ने के मूड में आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई रुको, मैं तुम्हारे लिए ऐसे व्यक्ति को लेके आता हूँ जिसने तैयारी भी की, एग्जाम भी निकाला, लेकिन चूंकि लक्ष्य निर्धारित है कि हमें यही प्राप्त करना है, उसके लिए आज भी पीछे पड़ा हुआ। अगला जो मेरा प्रश्न यहाँ से इसी से जुड़ा हुआ निकल के आता है वो बड़ा साधारण सा है कि कई बच्चों के मन में एक बात आती है कि सर हमने पढ़ तो लिया है। जैसे अभी जब अपना एमपीपीएससी का 3R बैच है तो कई बच्चा ये बोलता है सर हमने पढ़ तो लिया है, अब दोबारा हमें क्या पढ़ना है, राइट? या सर बार बार वही चीज़ हम कैसे पढ़ें, बार बार हम कैसे तैयार करें? तो 5 बार मेंस लिखा है और 3 बार तुम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हो, भाई तुम भी तो एक बार पढ़ चुके थे, दोबारा क्यों पढ़ा? जी सर। क्या कारण था दोबारा पढ़ने का? क्या ऐसा होता है दोबारा पढ़ने से, क्या मिल जाता है ऐसा? जी सर, सबसे पहले तो जो आपने मोटिवेशन की एक बात की थी, तो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जो स्थिति है वो दुखद है, खेदजनक है कि हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पर आप ये सब भी समझिए कि तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। जिंदगी के जो पड़ाव होते वो हमेशा एक जैसे नहीं होते, उतार चढ़ाव लगे रहता है। ज़रूरत होती है हमें हर स्थिति में अपनी समभाव को बनाए रखना। तो थोड़ा हाँ डिक्लाइन फेज है, उतार का चरण है, खेदजनक स्थिति है, लेकिन
ये सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते कि हमें अपनी तैयारी को हमेशा आगे रखना है। जो इस चीज़ में सफल होगा वही अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करेगा। और जहाँ तक दूसरा प्रश्न था कि हम कब तक पढ़े, कैसे पढ़े, बोर हो गए हैं वही सिलेबस, तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए सिलेबस ये बहुत बड़ा है। आप ये मान लीजिए अगर आप 6 पेपर को तोड़ते हैं तो लगभग 15 के आसपास इसके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, वो भी अलग अलग डायमेंशन के। 36 यूनिट्स लगभग। अब इसका एक ही, आप किसी की भी मेमोरी इतनी तो नहीं हो सकती कि कोई भी एक बार पढ़ के सब रिकॉल कर ले या रिवाइज कर ले। इसका सक्सेस की एक ही है कि मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन किया जाए बारंबार। कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूनिट शायद आपको पसंद ना आए, आपके इंटरेस्ट की ना हो, तो उसके लिए आप थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसको अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। जिस यूनिट में आपका इंटरेस्ट है, जो आपके रुचि का विषय है, उनका आप बार बार पढ़िए, उनमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। और इस तरह के जो प्रश्न है कि हम कितने बार पढ़े, बार बार पढ़े, मैं सही बता रहा हूँ, यह आपकी असफलता का पहला कदम साबित होगा। बार बार पढ़ना बिल्कुल सही बात है, असफलता का पहला कदम ही है अभिषेक। क्योंकि मैं देखता हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं, एक ही विषय पढ़ाता हूँ या 2 विषय ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि पिछली बार जो मैंने नोट्स बनाए थे और आज इस बार जो अपने 3R बैच में मैं नोट्स दे रहा हूँ, मुझे उन नोट्स को ही अपग्रेड करने में घंटों का समय लग जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये कुछ ना ऐसा हो रहा है कि इसमें कुछ और ऐड हो जाना चाहिए, इसमें और अच्छे एग्जाम्पल्स हम लेके आ सकते हैं, या उत्तर लिखने के समय में और बारीक बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। एक जो मैच्योरिटी अनुभव के साथ में आती है, उस मैच्योरिटी को हम अपनी कॉपी में पुट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप 3 से 4 साल के एग्जाम की तैयारी करते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में एक मैच्योरिटी आती है। हाँ, कुछ लोगों में नहीं आती, ये भी मैं बोल सकता हूं कि कुछ लोगों के लिए वही होता है, प्री का नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ेंगे, मेंस का आएगा फिर पढ़ेंगे, कभी किस्मत चल गई तो प्री निकल गया और उसके बाद में कहानी। अब ये लोग बोलेंगे सर खुद का तो निकाल लो, खैर वो भी बात हो जाएगी बाद में, उसके ऊपर जाता। लेकिन एक बता रहा हूं, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है। और किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक बात बोली है कि जब आप अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू कर देते हो, उस दिन से आपका पतन क्या, जीवन ही खत्म हो जाता है एक प्रकार से। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार आपने डिटेल में पढ़ लिया तो आप सिनॉप्सिस नोट्स पे काम कर सकते हैं। आपने सिनॉप्सिस नोट्स बना लिए तो आप उसको करंट के साथ में अपडेट का काम कर सकते हैं। आपने करंट के साथ में अपडेट कर लिया तो आप उन फैक्ट्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर जो लास्ट ईयर्स के अदर स्टेट्स के आपके आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेमिंग में अपना समय लगा सकते हैं। फ्रेमिंग अगर आपने कर ली तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा आपका सब्जेक्ट बेस्ट हो रहा है, कौन सा आपका वर्स्ट हो रहा है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 200 के मार्क को भी टच कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जहां पर दूसरों के कंपैरिजन में आप 30 से 40 नंबर की आप लीड ले सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लेकिन ये मल्टीपल चीजें उनके लिए हैं जो सफलता के लिए सोचते हैं। चलो एग्जाम की बात नहीं करता हूं मैं, थोड़ी 1 मिनट के लिए अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पे बात कर लूं। पहले एक मोबाइल से पढ़ाना शुरू किया, केवल एथिक्स को पढ़ाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा एमपी को लेके आया, बाय मैप लेके आया, फिर लगा अब क्या नया लेके आया, थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ाई, फिर एक बैच बनाया कि चलो भाई वॉरियर्स बैच बनाते हैं जिसमें डिटेल में बच्चों को मेंस का पूरा कवर कराएंगे, वो कवर कराया। अब लगा नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के पास में है कि हम 90 दिनों में क्या सिलेबस पूरा कर सकते हैं। अगेन एक ही चीज लेके आया, मैं भी तो बोल सकता था यार पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है उसको देख लो, काहे के लिए नया सिलेबस आप लेके आओ। तो अगर मैं वो नहीं करता तो शायद जो बच्चा ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ा हुआ वो नया नहीं जुड़ता। मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं ये वाला, अपना वाला, क्योंकि मेरी अपनी फील्ड में एक छोटी छोटी सफलताएं हैं जिनको मैं मानता हूं मोटिवेटेड। अब ये बात मैं बताता हूं, व्यक्ति अपनी हमेशा अपनी नकारात्मकता देखता है अपने अंदर। हम यहां पर ये नहीं हुआ हमारा, बल्कि अगर वो अपनी छोटी छोटी सफलताएं को देखना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आज मैंने 10 यूनिट कवर कर ली, 30 नहीं हुई ना, 10 कवर हुई, आप उसको सेलिब्रेट करो। 15वीं यूनिट को सेलिब्रेट करो, 30वीं को सेलिब्रेट करो, आपका अपने आप पढ़ाई में मन लगा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस एग्जाम के लिए जरूरी भी बहुत है, क्योंकि इतना बड़ा जो एग्जाम होता है ये एक छोटी जर्नी नहीं होती है। इसकी पूरी प्रोसेस ही लगभग 1 साल की चलती है और इसकी तैयारी भी लगभग 1 साल की हो जाती है। तो मिनिमम आप 2 साल तो लेके चलेंगे, तो ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मिनिमम भी 2 साल है, इतना बड़ा लक्ष्य है, तो आप अपने लिए छोटे छोटे एम या छोटे छोटे गोल निर्धारित करें, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव या बेस्ट होगा। क्योंकि इस जर्नी में मैंने जो कई लोगों को ऑब्जर्व किया पिछले अपने 4-5 साल के करियर में, तो कई बार जैसे कि आप कोई बुक खरीद के लाते हैं, कोई रिसोर्सेस आपके पास होता है, कई बार हम
उस पर भरोसा नहीं करते, हम खुद पे भरोसा नहीं करते कि हम उसकी 2 यूनिट को पढ़ के देखें, उसके बाद कंक्लूड करें बुक अच्छी है या खराब है, बल्कि हम किसी तीसरे की बात सुनते हैं, अरे ये बुक तो अच्छी नहीं है, आप वो प्रेफर कर लीजिए, चौथे ने कोई और बोला, आपने उसे प्रेफर कर लिया। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नकारात्मकता सोसाइटी में है, आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। रिसोर्सेस लगभग सबके पास एक ही होते हैं, आप कितने प्रोडक्टिव निकाल रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक जैसे बंदूक या पिस्तौल जो पुलिसकर्मी के हाथ में होती है वो समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, लेकिन जब वही पिस्तौल या बंदूक एक क्रिमिनल के हाथ में होती है वो समाज को आतंकित करने का काम करता है। रिसोर्सेस दोस्तों एक ही है, उसका उपयोग या यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। और नया कुछ सीखने की जो संभावनाएं होती हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, हमेशा वो संभावनाएं लगातार बढ़ी रहती है। अगर हम संभावनाओं को ही ख़त्म कर दें तो ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि असफलता हमारे दरवाजे पर आ सकती है। अभिषेक, जब हम आज बात कर रहे हैं और आप खुद 2019 के इंटरव्यू में हम लोग कई बार आयोग गए साथ में, और आयोग जाके हम लोगों ने बात की, हर बार अपनी ओबीसी रिजर्वेशन से लेके हर मुद्दे पर चर्चा हुई, तो मैंने ये देखा है जब मैंने तुमसे चर्चा की तो तुमने एक मुख्य बात में तुम्हारी खासियत बताऊं, यहाँ बताना चाहूँ, मैंने कहा कि यार हो सकता है दोबारा मेंस भी हो जाए या हो सकता है दोबारा मेंस ना हो। तुमने कहा सर देखिए अगर दोबारा मेंस होना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, नहीं होना है तो इंटरव्यू हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, सिलेक्शन हमें लेना है, हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। ये अजीब सा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर मैं इस कॉन्फिडेंस को या इस भरोसे को अजीब सा बोलने की बजाय इसको मॉडिफाई करूंगा। अजीब सा मैंने उनके हिसाब से बोला है, क्योंकि सामान्य लोग जो बोले कि मैं तो जानता हूं कि इसके पीछे कारण क्या है, आपकी व्यक्तिगत तौर पर आप किन स्ट्रगल्स के साथ में यहाँ पे खड़े हुए हो, आपकी क्या जीवन शैली है, क्या है, मैं तो ये जानता हूँ। लेकिन किसी और को ये बताओ ना कि 2 जॉब भी छोड़ दें सरकारी, अभी इंटर, और ऊपर से बोल रहा है हाँ दोबारा, हर बच्चा बोल रहा है मीन्स दोबारा ना हो, ये बच्चा बोल रहा है कि मीन्स दोबारा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, ओ वही स्माइल वही सब मेंटेन है। भाई लोग जहाँ ये बोलते हैं सर हम तो सुसाइड कर लेंगे, हमें तो बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, उन लोगों के लिए भरोसा अजीब सा ही होगा। बिल्कुल। तो एक्सप्लेन देम कि ये क्या है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, वो तैयारी ही वो बेस है, वो आधार है जिस पे आपके भरोसे की इमारत का निर्माण होगा। तो अगर आपकी तैयारी पे आपको खुद भरोसा है तो जाहिर सी बात है जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी कंडीशन आएगी, आप एक चीज़ तो एक्सेप्ट कीजिए, सभी के लिए सिमिलर रहेगी। ठीक, मैं यहाँ पे किसी चीज़ का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मेंस होना चाहिए दोबारा, नहीं होना चाहिए, वो जो भी है वो तो आयोग और जो भी हमारा एक तंत्र है वो निर्धारित करेगा। हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, किंतु कई बार हमारी उम्मीद के अनुरूप ही सारे फैसले या सारे स्थितियाँ निर्मित नहीं होती। ज़रूरत होती कि हमें हर स्थिति और हर कंडीशन के लिए खुद को तैयार और प्रिपेयर रखें। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे अभिषेक कई लोग अभी बोलते हैं कि 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मुझे एक सवाल का जवाब समझ में नहीं आता कि अगर 3 साल से एग्ज़ाम हो भी गया होता, एवरेज अगर मैं निकालूं मैक्स टू मैक्स 500 500 500 यानी 1500 पोस्ट पे लोगों का चयन हो भी गया होता, तो भी यह तो गारंटी नहीं है कि उस 1500 में आप होते, तो आप आज नेगेटिव हो रहे हैं, राइट? बिल्कुल। आपके पास में ये मौका जो मिला है अपने आप को उन 1500 लोगों में जगह बनाने के समय में, अगर एक फैक्ट यह है, अगर आपके लिए एमपीपीएससी ही एक टारगेट है तो, जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दूसरे रास्तों पर स्विच नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि हाँ आप 1-1.5 साल देखने के लिए आए थे फिर आपको स्विच करना है, तो फिर आपको एमपीपीएससी के बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आप अगर एमपीपीएससी की चर्चा कर रहे हो, आप अगर एमपीपीएससी के एग्जाम में आना चाहते हो, आप उसकी बात कर रहे हो, फिर उसी एग्जाम के बारे में आप नेगेटिव ले रहे हो, तो मैं आपसे बोलता हूँ आप ये भी बताओ कि इन 3 सालों में कौन सी ऐसी एश्योरिटी थी कि वो चयन हो ही गया होता। जिन बच्चों के साथ में मैं क्लास में बैठा करता था, आज वही बच्चे मेरी क्लास में बैठ जाते हैं। जिन बच्चों के साथ में मैं क्लास में बैठा करता था, आज वही बच्चे मेरी क्लास में भी बैठते हैं। मेरा कहने को, उनकी मेहनत है, लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं होते, वो भी इस पार्ट को मान के चलते हैं कि जरूरी नहीं है कि 3 सालों में सफल हो गए। तो सबसे बड़ी गलती जो मुझे अब से समझ में आती है, हम अपनी सफलता तक पहुंचे बिना, या जो तुमने बात कही कि उस तैयारी को उस भरोसे पर ले जाए बना। जैसे अभी मैं 10 लोगों को बुरा लग सकता, थोड़ा सा कड़वा इंटरव्यू करने वाला हूं मैं, या कड़वी बात हो जाती, अक्सर अधगर गगरी छलकत जाए, ये कहावत है, अधगर गगरी छलकत जाए।
जिनका एक बार भी मेंस का सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, जिन्होंने एक बार भी ढंग से आंसर राइटिंग नहीं करी होगी, एक बार भी जो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सिनॉप्सिस नोट्स पूरे बना रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों को हतोत्साहित करते हैं। बल्कि वो लोग जिन्होंने एक बार ढंग से अपनी तैयारी कर ली है, जिनके नोट्स सिनॉप्सिस सब तैयार हो जाते हैं, वो अपने आप को सकारात्मक ज़्यादा रख पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं तैयार हूं, बस मुझे मौके का इंतजार है। बिल्कुल। तो इस बात से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप जिन लोगों की बातों में आके हतोत्साहित होते हैं, उनके अलावा आप ऐसे कुछ लोगों को देखिए। आदित्य से मैंने पहले मिलाया है और किस्मत से आदित्य और अभिषेक दोनों को रूममेट भी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और हम लोग की किस्मत बहुत अच्छी रही कि हम लोग कुछ समय से साथ में, बहुत कुछ मैं इनसे भी सीखता हूँ, बड़ा मजा आता है सीखने में और समझने में, है ना। सबसे बड़ी बात बड़प्पन है। नहीं, तुमसे शालीनता के मामले में अगर मैं देखूं तो आदित्य और अभिषेक दो लोगों का कोई तोड़ ही नहीं है। मैंने देखा है इंटरव्यू तक लोगों को पहुंचने के बाद में जो एक अहम भाव उनके अंदर आ जाता है, अहम ब्रह्मास्मि वाली एक कहानी आ जाती है, वो नहीं है। खैर, थोड़ा सा ऐसे कुछ टिप्स दो अब बच्चों को कि जो बेसिक पॉइंट्स वो ध्यान रखें अपनी तैयारी के समय, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कैसे करें, बीच में किन बातों का ध्यान दें, इंप्रूवमेंट कैसे करें, कि उनकी तैयारी में वह कॉन्फिडेंस आ सके जो तुम्हारे पास है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं टिप्स देने से पहले, सर ने जितनी पढ़ाई की वो सर का बड़प्पन है, और सर ने जैसा बोला वो हमसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। एक्चुअली हम सर के विद्यार्थी ही हैं और हम ही सर से सब कुछ सीखते हैं। अब जहाँ तक बात टिप्स की आती है, तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपने ये जर्नी चालू की है, निश्चित है कि एक चीज़ निश्चित है इसमें कि ये बहुत अनिश्चित यात्रा है। क्या होगा आपको नहीं पता। 3 स्टेजेस की परीक्षा, आप कहाँ बाहर हो जाए, कहाँ अटक जाए, एग्ज़ाम कितना डिले हो जाए, ये सारी नकारात्मकता फैली रहती है। इसके बीच में आपको पॉजिटिविटी के वो कारण ढूंढने होंगे जिसके कारण आप अपनी तैयारी को सतत रूप से रख सकें। पहली जो मेरी टिप्स रहेगी, सबसे पहले तो आप अपने आसपास का जो सर्कल है, जो ग्रुप है, उसमें से नेगेटिव पीपल को सबसे पहले बाहर कीजिए। क्योंकि नेगेटिव पीपल ना सिर्फ खुद डाउनफॉल में जाते हैं, बल्कि अपने आसपास के 4 लोगों को भी लेके जाते हैं। बिल्कुल सही। तो पहला है आपका पॉजिटिविटी बना के रखें। दूसरा है उन कारणों को ढूंढिए जिस कारण से आप इस तैयारी में लगे हुए हैं या आपको एक पद प्राप्त करना है। लगातार उस कारण के बारे में सोचिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए और अपनी पढ़ाई को सतत रूप से जारी रखिए। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन से आप बचिए। होता क्या है कि हम जब पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, हम अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में रखें। किसी ने आके कोई ज्ञान दिया कि ऐसा नहीं, आप ऐसा ऐसा, ये तो बिल्कुल गलत है, आप ऐसा ऐसा कर लो, आप वैसा करने लग गए। दूसरे ने कुछ और बोला, तीसरे ने कुछ और बोला, और इसी बीच आपका एग्ज़ाम आ गया, आप कुछ नहीं कर पाए। तो भरोसा सिर्फ खुद पे रखिए। ऑथेंटिक सोर्स या ऑथेंटिक बेहतर टीचर से ही आप एक गाइडेंस लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए। क्योंकि एक कहावत है ना, आप 2 नाव पे जब सवार हो जाते हैं तो डूबना तय हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और जहाँ तक बात है, तो जस्ट इसके पहले टोकूंगा, मैंने उम्मीद की थी तुम्हारे इस उत्तर के पहले, भाई थोड़ा पानी भी कर देना हम लोग को, मैंने उम्मीद की थी इस उत्तर के पहले, अशोक पानी दो, कि आप बताओगे कि सर सिलेबस देखो, समझना मेरी बात को, बहुत अच्छा लगा, और तरीके से, मतलब इस तरीके से आप नोट्स करो, ये करो, वो करो। और मैक्सिमम बच्चा जो होता है वो सिलेबस, नोट्स, किताबों, इन्हीं को तैयारी का मुख्य आधार मानता है। बल्कि अब मैं ये कह सकता हूँ, जब तुमने इस उत्तर को दिया है, और जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जनरल रिप्लाई जो आते हैं अलग है, आपने वो वास्तविक चीज़ें बताई हैं जिनके साथ ही तैयारी हो सकती है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में हो, अगर आपके पास सिविल सेवा में आने का कोई कारण नहीं है, उस कारण को बार बार वो कारण आपको पॉजिटिव नहीं रख पा रहा है, अगर आप ऑथेंटिक और प्रूवन जो फैक्ट्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप मल्टीपल गाइडेंस का सिलेक्शन करते हैं, हर किसी की बात को मानते हैं, आप ऑथेंटिसिटी की ना ऊपर ना जाके आप सिर्फ भीड़ तंत्र का हिस्सा बनते हैं, तो फिर चाहे कितनी भी अच्छी किताबें, चाहे जितने भी अच्छे नोट्स, चाहे जितने भी अच्छे टीचर हों, और चाहे जितना समय आपको पीएससी की तैयारी के लिए मिल जाए, वो संभव नहीं है। ये वो बोलते हैं कि आपने एक इमारत की नींव के बारे में बता दिया। जनरली लोग इमारत की चर्चा करते हैं, ऊपर की बिल्डिंग कैसे बनी है, आपने नींव की बात करी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपके पास रीज़न नहीं है और वो रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको पॉजिटिव नहीं रख सकता है,
मुझे लगता है कि आपको शायद मुश्किल है, नहीं टिक पाएंगे आप। इस तैयारी को करने के पहले एक विचार करना चाहिए कि वाकई आप सफलता पाना चाहते हैं या सिर्फ आप अपना समय और अपने परिवार वालों की उम्मीदें और शायद अपने जीवन में वो क्षण गंवा रहे हैं जो शायद आपको लौट के वापस ना मिले। तो इस बेसिक पॉइंट ध्यान रखें ना। थोड़ा सा जो जनरलाइज वे में तुम्हारी तैयारी के क्रम में किस तरीके से किताबों का चयन हुआ, किस तरीके से तुमने नोट्स मेकिंग की और क्या तुम एक सुधार रखते हो कि वो मौका बार बार आता है इंटरव्यू तक जाने का, उसके बारे में एक बार बता दो। जहाँ तक सर किताबों का सवाल है, मार्केट में हर सब्जेक्ट से इतनी किताबें की कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो मैंने प्रेफर किया कि कुछ हर सब्जेक्ट की ऑथेंटिक किताब ही लूँ। जैसे कि जो जनरली सबको हमें पता ही होता है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए वर्णवाल जैसी किताबें, इस टाइप की ऑथेंटिक किताबें ली। अब एक चीज़ मैं हमेशा सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी किताब ऐसी नहीं बनी है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए निर्मित की गई है। किताब बनती है जनरल वे में, प्री के लिए, मेंस के लिए, अदर स्टेट्स के एग्जाम के लिए भी। आपको अपना सिलेबस सामने रखकर उस किताब में से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपके काम के हैं वो निकालना आना चाहिए। जो एक वे होता है कई लोगों का कि वो एक किताब उठाते हैं, पहले बिंदु से लेके आखिरी बिंदु तक पढ़ते, तब जाके उनकी किताब खत्म होती है। उनका मैक्सिमम टाइम सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता और आधी अधूरी तैयारी से ही पहुंचते हैं। तो बेसिकली आपको किताबें ऑथेंटिक लेनी है, सिलेबस को सामने रखना है, सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपके नोट्स बने होने चाहिए। उसके बाद आपको पुराने पेपर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करने हैं, उसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको बार बार लिख के देखना है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ही आप एक अच्छा पद प्राप्त या अच्छे अंक लाने लायक मैच्योर हो पाएंगे। अगेन जो एक्सपेक्टेड नहीं था फिर वैसा उत्तर आया। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि जब आप सिलेबस को सामने रख के नहीं पढ़ते हो तो आपका बहुत सारा समय उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को कंज्यूम करने में निकल जाता है जो ना कभी आए थे ना आने की संभावना आपकी होती है। ठीक है, इसीलिए अब से जब तुमने 3R बैच में पढ़ाया उस वक्त मैंने इंस्ट्रक्शन आपको दिए थे कि टू द पॉइंट, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे लास्ट ईयर से क्वेश्चंस आए हैं आप वैसे ही पढ़ाइए, क्योंकि यही मुझे लगता है कि 90 दिनों में भी मेहनत के साथ में से हम लोग कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है हमें, जैसे आप लोगों की 8 यूनिट खत्म हो गई है अभी, स्वास्थ्य तो आप ही ने पढ़ाया है वहां पे, और अभी आप कौन सा पढ़ा रहे हैं अगला? कल से आप पर्यावरण पढ़ाओगे, तो आप ये देखोगे 8 यूनिट हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है अगर सेंट्रलाइज करके हम अपनी स्टडी को करते हैं तो इस सिलेबस को एक लिमिटेड समय में कवरेज दी जा सकती है और उसके बाद में फिर उसको हम आगे जाके उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपने बताई, आदत से भी मैंने पूछा था, एक बुक एमपीपीएससी के लिए नहीं बनी है, इसमें एक चीज़ और ऐड करिए कि आपको अपने नोट्स में और अपने सिलेबस में इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वेबसाइट्स या करंट की जो आपकी मैगजीन आती हैं, विभिन्न ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू उठा के कुछ कंटेंट आपका डालना पड़ेगा, तब जाके आपके उत्तर में एक मौलिकता आएगी। उत्तर में मौलिकता का क्या महत्व होता है और क्या होता है, समझाने का प्रयास कीजिए जरा इनको। एक जो सामान्य सा प्रश्न आता है, अगर आप एक चीज़ यकीन माने तो प्री जो भी बच्चा क्वालिफाई करके आया है ये बोलना मुश्किल होता है, सब उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखे ही लेंगे, वो एक जनरलाइज वे में दिखेगा। अब जब आपकी पूरी की पूरी कॉपी का बंच एक चेकर के पास या एग्जामिनर के पास जाता है, उसे नहीं पता है कि वो किसने लिखी, आपने कितनी मेहनत की है, आपको रिप्रेजेंट आपका आंसर करेगा। तो अब आपके आंसर में जैसे मौलिकता लाने वाली बात है, वो रटा रटाया नहीं दिखना चाहिए। रटा रटाया कब दिखेगा? जब आपने उसको एज इट इज़ किसी गाइड से, किसी नोट्स से, कुछ नोट्स या कुछ गाइड तो ऐसी है कि सभी स्टूडेंट्स उन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब जब आंसर सिमिलर सा दिखेगा, उसमें कोई ठोस तथ्य नहीं होंगे, तो आपको नंबर्स कैसे मिलेंगे? उसको आपको इंक्लूड करने के लिए, जैसा सर ने भी बताया, गवर्नमेंट की जैसे वेबसाइट है, चाहे PIB हो जाए, या अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट, पर्यावरण से रिलेटेड है तो पर्यावरण मिनिस्ट्री की वेबसाइट। इससे जब आप तथ्यों को निकालते हैं, उन तथ्यों का समावेश अपने आंसर में करते हैं, तब वो आंसर आपका पूरा होता है। इवन पिछले बार के पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो सीधे इन वेबसाइट से ही आए थे, किसी बुक में ही नहीं दिए गए थे। तो आपके आंसर की मौलिकता तभी आएगी जब आप उन्हें खुद फ्रेम करेंगे।
कहीं से रट के उसे लिखेंगे तो मौलिकता उसमें दिखेगी ही नहीं। ये उत्तर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लगता है कि कुछ गिनती की पुस्तकें और कुछ गिनती के नोट्स उन्होंने पढ़ लिए हैं 1-2 बार, उनकी पूरी तैयारी हो गई है। तो सीमान जी, ऐसे लोग जो 3-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं और आपके सामने बैठे हुए हैं, और जो ऑब्वियसली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो अभिषेक के उत्तर आपके सामने आ रहे हैं और जिस गहराई और जिस समझ के साथ में वो उत्तर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू में 3 बार क्यों गए हैं और क्यों ये इतने अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि 2 गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के बाद भी पीएससी के लिए आसान विद हैं। तो ये उनके उत्तर बता रहे हैं कि मेहनत किस तरीके से की जाती है। वही बात है ना कि आपने आलू उबाला और आपने समझ लिया कि आपने सब्जी बना ली, तो ऐसा नहीं है। आप आलू की ही कई प्रकार की बेहतरीन बेहतरीन सब्जियां बना सकते हैं, नया नया स्वाद ला सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो रुचि, वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्फिडेंस और वो खुद में सुधार करने की क्षमता आपके अंदर हो। जैसे एक बच्चे ने मुझसे 3R बैच वाले ने मुझसे पूछा कि सर 11 घंटे की क्लासेस आपकी 3R की हो रही हैं, हम पूरी नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा बेटा, मैंने 3R बैच दिया ही केवल आपको इसलिए है कि कल अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे थे, वो आज 3R के साथ में वो कह रहे सर एक क्लास नहीं हम ले पाते। मैंने कहा क्या मतलब निकला कि तुम जो 4 घंटे पढ़ रहे थे वहां पे अब तुम 8 घंटे पढ़ना शुरू कर चुके हो। बिल्कुल 2 घंटे 1 घंटे का ब्रेक निकालो, 2 घंटे की क्लास ही तुम्हारी छूट रही है। वह तुम ये देखो कि तुम कल क्या थे और आज क्या हो। सर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो मैंने देखा है कि एक विद्यार्थी की सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। कई लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं, जैसे मैं टीचिंग काम भी करता हूँ, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, घंटे में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कब तक आपका मन लगता है, आपकी क्षमता कितनी है और उस समय में आप टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर जैसे सर बोल रहे हैं कि अगर आप 10 से 11 घंटे लगातार बैठ के एक समझ विकसित करते हैं विभिन्न वेरियस टॉपिक और यूनिट्स के प्रति, तो डेफिनेटली आपकी सिटिंग कैपेसिटी तो वैसे ही बढ़ गई है। और इवन अभी रिजल्ट को आए हुए या एग्जाम को हुए, सॉरी रिजल्ट तो आया नहीं है, एग्जाम को हुए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 20 दिन हुए हैं। और अगर 11-11 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी अभी से है, तो यकीन मानिए एग्जाम आने तक तो आप कितने घंटे और बैठ जाएंगे, शायद 13-14 भी बैठ सकते हैं। वही जो मेरा एक उद्देश्य था 3R बैच लाने के पहले, मैंने कहा कि आप लोग, जो मैंने बोला बच्चों से, और डिस्कशन ही किया है पूरा। जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पूरा प्लान बनाया था कि अब से अपने को ऐसा ऐसा काम करना है, तुमने कहा था सर बहुत बढ़िया प्लान है। अपना उद्देश्य क्या था कि अगर बच्चा स्वयं उस घंटे की सेटिंग ही बना ले, बिल्कुल, और खासकर आप सोचो कि आज 27 जून से अपना बैच स्टार्ट हुआ, आज करीब करीब आप 16 जुलाई की बात कर रहे हो यहाँ पर, इतने में 8 यूनिट समाप्त हो गई, 8 यूनिट बच्चों ने कवर कर लिए, 11 घंटे बैठने की लगभग, या 8 घंटे कम से कम बैठने की आदत लग गई है। यही बच्चा अगर सितंबर अक्टूबर में पूरा कोर्स कवर कर लेगा, पूरा उसके पास में समय होगा, तो वो अपने आप सिलेक्शन के नज़दीक जाएगा। अब मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता रहा कि आप 3R का बैच ले लो भैया, 5,000 रुपये खर्च कर दो, नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ही के बीच का 300 बच्चा इस स्पीड से पढ़ रहा है जिसे मैं जानता हूं। बिल्कुल 300 बच्चा ऐसा है इस स्पीड से पढ़ने वाला जिसे तो मैं ही जानता हूं, क्योंकि मेरी कोर्स में है। अभिषेक जैसे 300 या 1000 व्यक्ति ऐसे ऑलरेडी मार्केट में हैं जो कई बार मेंस देके इंटरव्यू तक अपीयर हो चुके हैं, जिनकी पूरी तैयारी, पूरे नोट्स बने रखे हैं। मिनिमम 1000 बता रहा हूं कि 1000 लोग ऐसे मार्केट में हैं। 1000 लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी में असफल हो चुके हैं और एमपीपीएससी में अपना दाव लगाना चाहते हैं, वहां का प्री और मेंस लिख चुके हैं। तो 1000 लोगों की उनकी भीड़ आपके पास में अलग से यहां पर एक्स्ट्रा आ गई। तो लगभग आप मान के चलें, और इसके अलावा अन्य इंस्टीट्यूट में भी कम से कम 100 बच्चे के एवरेज लगा लो, तो 50 इंस्टीट्यूट के 5000 बच्चे और भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लगातार पढ़ रहे हैं। और एवरेज निकालो कि 10,000 बच्चा आपका ऐसा है जो लगभग इसी स्पीड से आज तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, आपको नहीं पता, 300 का मैं बता रहा हूं, 1000 का ये आइडिया मेरा गलत नहीं है या कुछ। इतना बच्चा आज लगातार पढ़ रहा है, और उस वक्त जब आप सिर्फ अटखेलियां कर रहे हैं या आप सिर्फ इस बात में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं कि आयोग ने रिजल्ट नहीं दिया है, कुछ नहीं कि हमें क्या पढ़ना है, या हम एक बार पढ़ चुके हैं हमें दोबारा नहीं पढ़ना है, तो फिर 3 लाख से 300 में आने का सपना देखना बिल्कुल नाजायज है, अपने आप को धोखा देना है। आप अगर एक टाइम टेबल को बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो आप समर्थन लीजिए, हम लोगों का लीजिए, कहीं जाइए, किसी मेंटर को पकड़िए जो आपको वो टाइम टेबल आपका बना सके और आपको आगे बढ़ा सके। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो शायद आप उन 300 लोगों में ना आ पाओ जिनके लिए पद बना है। गलत है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। इस फील्ड की एक सच्चाई तो ये भी है कि जैसा कि एक कॉलेज या स्कूल के एग्जाम होते हैं कि 33% लाना, उसके ऊपर वाले सब पास हो जाते हैं, पर
इस फील्ड में MPPS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पोस्ट निर्धारित है। आप माने ना माने, आपको दूसरों से आगे निकलना होगा, आपका कंपटीशन सीधा दूसरों से है। तो इसके लिए अगर आप दूसरों से बेहतर स्मार्ट तरीके से ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर सेकंड उनसे पिछड़ते जा रहे हो, और ये एक एक सेकंड ही आगे जाके एक एक नंबर में कन्वर्ट होते हैं। और कई बार आप 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से हमेशा के लिए कई बार अटक जाते हैं, क्योंकि प्री ऐसा दुष्चक्र है कि कोई गारंटी ही नहीं होती कि अगली बार निकले या न निकले, कोई कॉन्फिडेंस या सालों तक ना निकले। बिल्कुल या सालों तक ना निकले। खैर अभिषेक, आज मुझे लगता है कि तुम्हारे जो नॉलेज है इस एग्ज़ाम के बारे में, और चूंकि बच्चों की एक और हैबिट होती है, बच्चा यूट्यूब पे वीडियो तब देखेगा जब कम समय का होगा, तब उसे समझ में आएगा। ज़्यादा हो गया कौन सुनेगा बातें, कौन लंबा। तो मुश्किल से अभी आप अगर देखोगे अगर 2500-3000 व्यूज आएंगे इस वीडियो के ऊपर, तो आप ये मान के चलिए कि 250-300 बच्चा ही इस समय तक अपने को देख रहा होगा। और इसके बाद और जो इस समय तक देख रहा था वो कमेंट जरूर करें कि कितने लोग ऐसे थे जो इस समय देख रहा था। मुझे लगता है कि आपके साथ में आज एक जनरलाइज वे में एक जो चर्चा हुई है, ये अधूरी चर्चा है। और मैं चाहता हूं कि एक बार और अगली बार हम लोग बोर्ड के सामने खड़े होंगे, वहां पर कुछ उत्तरों के तरीके, नोट्स की शैली और अन्य कुछ मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करें, और वाकई हम कम से कम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम बच्चों को वो जानकारी दे रहे हैं जो जानकारी महत्वपूर्ण है। अंतिम आपका जो क्लोजर रहेगा, आप उसके बारे में बताएं कि अपने कुछ शब्दों में समेटें अपनी इस पूरी बात को, और अगले तक मैं आपको लेके जरूर आऊँगा। जी, तो अंतिम क्लोजर मेरा यही रहेगा कि पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, आसपास की नकारात्मकता को दूर रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने अंदर की जो एक विल पावर है, जो खुद पे भरोसा है, उसे किसी भी हालत में टूटने ना दें, ना किसी अन्य को तोड़ने दें। बस इसी के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, आप सब और मेरे साथीगण अवश्य सफल होंगे। अवश्य सफल होंगे, और अगले इंटरव्यू के लिए आपका इंतजार रहेगा, तो अगला इंटरव्यू भी आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन एक बहुत अच्छे पद के साथ में हम लोग दोबारा लोगों को गाइडेंस देंगे। अभिषेक, मुझे और भी बातें करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब जो और बातें हैं उसको हम और डिफाइन, मतलब जितना ज़्यादा हो सके तुम्हारे अंदर जो ये सागर है, उस सागर को जितना अच्छा बच्चों के सामने ला सकें वो करें। बहुत जल्दी अगले सप्ताह अभिषेक सर आपको नोट्स को लेके बहुत सारी चीज़ों के और भी चीज़ें बताएंगे। 3R बैच में तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, अलग से गाइडेंस जो आपको है कभी भी चाहिए अभिषेक सर से आप ले सकते हैं। जानिए अपनी फैकल्टी को, जानिए अपने मेंटर को, और ऐसे व्यक्ति को जिसमें सीखने की ललक बाकी है और अहम का कोई स्थान नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं, मैंने बहुत लोगों से मिला हूं, अभिषेक मुंह पे नहीं बोल रहा हूं, हमेशा पीठ पे से बोलता हूं, अहम ना होना एक ईश्वरीय आशीर्वाद है, ये लोगों के बस में नहीं है। आप इसको बना के रखें, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत सफल होंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।